Hello, good morning. Welcome back to my online class of Social Science English Medium 9th Standard. ओके 11th चैप्टर हमारा ऑलरेडी चल रहा है और उसका नाम है इंडियन जुडिशरी कोर्ट की न्याय व्यवस्था के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने इस चैप्टर में हमने सो फार हमने एक पिरामिड सिस्टम समझा है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आती है और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वन बाय वन वी आल्सो अंडरस्टूड अबाउट सुप्रीम कोर्ट, ओके, उनके जज की क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो होता है वो क्या होता है वो, और उसके बाद हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, उनके जज की क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ इस चैप्टर में हमने समझ लिया है। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू स्टडी अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, पिरामिड सिस्टम में जो सबसे नीचे का लेवल होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के भी नीचे आने वाली जो कोर्ट्स होती है उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप की लोकल एरिया में काम करने वाली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तालुका कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, लोक अदालत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आती है कई बार, ठीक है। तो ये सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि लगभग हर एक जिले में, हर एक शहर में, इवन छोटे छोटे टाउन्स में भी देखने को मिलती है, वो लोकल कोर्ट्स के बारे में आज हमें समझना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो वो टॉपिक है पेज नंबर 90 के ऊपर, पेज नंबर 90, वहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट देयर आर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स। जनरली ये दो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मेन होती है। हाई कोर्ट के नीचे आने वाली जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो फिर तालुका कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होती है। फिर पोटा कोर्ट्स, राइट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, इसको पोटा का ये फुल फॉर्म मैंने बोला, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। तो खास करके लाइक टेररिस्ट या तो उसके लिए जो कोर्ट चलती है उसको पोटा कोर्ट्स बोलते हैं। फिर ट्राइब्यूनल्स भी आता है और स्पेशल कोर्ट्स भी आती है, ओके। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है यानी कि जिला, और हर एक जिले में ये 3 टाइप की कोर्ट डेफिनेटली होती है। वो 3 टाइप की कोर्ट वहां पे आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि हर एक राज्यों को ये बात लागू पड़ती है और हर राज्य के हर जिले को ये बात लागू पड़ती है कि हर जिले में सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट होती ही है, डेफिनेटली होती है, ठीक है। और ये हाई कोर्ट्स के अंडर में आती है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज का क्वालिफिकेशन क्या होता है उसको हमें समझना है। लेकिन एक बात उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में काम करता है। जनरली उनको डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में काम करना होता है, बट अदरवाइज ही माइट बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन एनी ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ओके। तो डिस्ट्रिक्ट जज कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज का अलग अलग से क्वालिफिकेशन नहीं होता है। इसमें जो लिखा है इस टॉपिक में, डिस्ट्रिक्ट जज करके जो टॉपिक दिया है, वही क्वालिफिकेशन सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज को लागू पड़ती है, ओके। इसमें वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट अपफ्रंट। The appointment and promotion of any individual to the post of district judge is done by the governor of the respective state in consultation with the high court of that state. अब जनरली सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं, हालांकि वो अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं। हाई कोर्ट के जज को कंसल्ट किया जाता है उनके द्वारा और तब जाके डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है और उसका जो विधि पूर्वक अपॉइंटमेंट होता है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रेज जो है वो हर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट की क्वालिफिकेशन का एक मेजर क्राइटेरिया है कि कोई भी इंसान अगर इंडिया का सिटीजन नहीं है तो ऑब्वियसली वो
वो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे वो काम नहीं कर सकता है, तो उसका इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, शुड पोजेस अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 years, कम से कम 7 साल का उसके पास अनुभव होना चाहिए एडवोकेट के तौर पे। एडवोकेट यानी कि वकील, जो जिसको लॉयर हम कहते हैं। ठीक है, उस पोजीशन पे उसका 7 years का अनुभव होना चाहिए। An officer in the judiciary of either the state or the central government too is eligible to be appointed as the judge of the district court. Okay, तो जो कोई भी ऑफिशियल होता है जो जुडिशरी में काम करता है, स्टेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जुडिशरी में काम करने वाला ऑफिसर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अनुभव के आधार पर उनको भी जॉब मिल सकती है। ये ऑल दी अदर जजेस अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर और द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दूसरे जो सारे जजेस होते हैं, मेनली यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट जज की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कोर्ट्स होती हैं उसका अगर जज बनना है किसी को, तो उसके लिए लगभग क्वालिफिकेशन यही होती है। लेकिन उसके लिए दूसरा एक प्रोविजन ये भी है कि जो स्टेट, यहाँ पे जो लिखा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एक गवर्निंग बॉडी है, मान लो कि गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जीपीएससी जिसको बोलते हैं, और अगर यूनियन गवर्नमेंट का वही गवर्निंग बॉडी है यूपीएससी, तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाया जाता है। अब ये गवर्निंग बॉडी ऐसा है जिसके द्वारा एग्जाम्स ली जाती है, शायद आपने सुना होगा, या तो फिर थोड़े समय के बाद आपको ये सारी जानकारी जो है वो ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी कि जिनको ये फील्ड में इंटरेस्ट है, मान लो कि कोई लॉ का पढ़ा है, एलएलबी किया है या उसके बाद मास्टर्स किया है, ठीक है, तो उसके बाद उनको क्या करना होता है, इनिशियली दे स्टार्ट विद प्रैक्टिस ऑफ लॉयर। एज अ लॉयर वो प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट लॉयर या तो किसी सीनियर लॉयर के साथ सीखते हैं, और उसके बाद उनको लाइक लॉयर का एक पर्टिकुलर लेवल का एक्सपीरियंस हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7 years, उसके बाद ये जज की जो एग्जाम आती है, जो जीपीएससी के द्वारा ली जाती है, गुजरात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उस एग्जाम में अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको डायरेक्टली दूसरी जो लोकल कोर्ट्स होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती है, उसमें उनको डायरेक्टली जॉब मिल जाता है। हाँ, लेकिन उनको अनुभव होना चाहिए लॉयर का। ठीक है, तो खास करके जो ट्राइब्यूनल होती है, तालुका कोर्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका जो है पोस्टिंग हो जाता है। फिर जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, दैट वे दे कैन बी प्रमोटेड एज द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एल्स देन आफ्टर दे कैन आल्सो बी प्रमोटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। उसकी इमेज साफ होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, अनुभव अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, स्टेबल माइंड होना चाहिए, ठीक है, और रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये सारी पॉजिटिव चीजों को देखा जाता है, तो लाइक ऐसे इंसान को हायर पोस्ट पे भी धीरे धीरे प्रमोशंस मिलते जाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द जज हु हैंडल्स द सिविल सूट्स इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज, एंड द जज हु हैंडल्स द क्रिमिनल केसेस इज नोन एज सेशंस जज। ये अंडरलाइन करना है स्टेटमेंट आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो सिविल केसेस को हैंडल करता है वैसे जज को डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ठीक है, और उस कोर्ट को भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कही जा सकती है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है, यानी कि बहुत ही डेंजरस टाइप के, खास करके मर्डर के केसेस वगैरह, जिसमें कसूरवार को बहुत भारी कैपिटल पनिशमेंट तक की सजा भी हो सकती है, तो वैसे जज को, क्रिमिनल केस का जजमेंट सुनाने वाले जज को सेशंस जज कहा जाता है। और उस कोर्ट को भी सेशन कोर्ट ही कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ वहां पे क्रिमिनल केस ही चलते हैं। ओके, इसलिए उसको सेशन कोर्ट्स कहा जाता है। अ डिस्ट्रिक्ट court hears the petition challenging the judgment of the lower courts under A. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी लोअर कोर्ट्स आती है, ट्राइब्यूनल
और तालुका कोर्ट ये उसके नीचे आने वाली कोर्ट्स है। तो वहां से अगर किसी ने जजमेंट को चैलेंज किया तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ सकता है। All the civil suits of ₹1 lakh or more, either by the government or against the government, are carried out in the district civil courts. यानी कि सिविल कोर्ट्स में, क्योंकि ये सिविल केसेस लड़े जाते हैं यहाँ पे, इसलिए 1 लाख या तो उससे ज्यादा की वैल्यू वाले जो केसेस होते हैं गवर्नमेंट की ओर से या तो गवर्नमेंट के खिलाफ, ओके, जो केसेस होते हैं 1 लाख से ज्यादा रुपए की वैल्यू वाले केसेस, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, जिसको हम सिविल कोर्ट भी कह सकते हैं। द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज द पावर टू रन द केसेस ऑफ मैरिज, डिवोर्स, एलिमनी, रिफॉर्म्स एंड केसेस ऑफ पेरेंटल कस्टडी। बहुत ही हमारी सोशल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे आगे भी मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है किसी देश में, उतने ही ज्यादा कोर्ट में केसेस होते हैं, और खास करके सोशल केसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर केसेस। सोशल टाइप के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो सिविल कोर्ट में वो सारे काम चलते हैं, और उसमें जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, एलिमनी, ये सब आगे मैं बता चुका हूँ। रिफॉर्म्स एंड केसेस ऑफ पैरेंटल कस्टडी यानी कि मान लीजिए कि कोई कपल जो है, हस्बैंड वाइफ, वो अपनी मैरिड लाइफ से अलग हो रहे हैं, डिवोर्स वगैरह ले रहे हैं, तो और अगर उनके बच्चे भी हैं तो फिर बच्चे किसके पास रहेंगे, ये सारे फैसले जो है बहुत ही लंबे टाइम तक ये सारे केसेस चलते रहते हैं, और उसके बाद का फैसला जो है वो आखिरकार आता है। लेकिन ये सारे केसेस जो है वो सिविल कोर्ट में चलते हैं। तो इसी तरह से हजारों सोशल लेवल के केसेस जो है वो सिविल कोर्ट में चलते रहते हैं। राइट, नेक्स्ट वन इज द क्रिमिनल कोर्ट्स इंक्लूड सेशन कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट्स की अगर हम बात करें, हमने सिविल कोर्ट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या आता है, तो सेशन कोर्ट्स आती है, फिर उसके अलावा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी आती है, और आपको अंडरलाइन करना है ये डेफिनेटली। सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी उसमें क्रिमिनल केस के लिए आती है, और मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी आती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, जनरली मेजर सिटीज में ये सारी कोर्ट्स होती है। ठीक है, these courts have a power to give punishment or imprisonment ranging from 3 to 10 years and penalty of about ₹5,000 or more. Okay, जेल की सजा का जहां तक सवाल है, तो 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा जो है वो ये क्रिमिनल कोर्ट्स दे सकती है। और अगर फाइनेंशियली फाइन किसी को करना है तो 5,000 से लेकर उससे ऊपर का कोई भी रकम का फाइन भी देने का अधिकार जो है वो सेशन कोर्ट्स या तो क्रिमिनल कोर्ट्स को होता है। इन केस ऑफ मर्डर द कोर्ट कैन गिव कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड लाइफ सेंटेंस। ओके, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब मैं आपको आगे समझा चुका, फांसी की सजा। ठीक है, मर्डर के केस में खास करके ऐसा होता है, और अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जिसमें जब तक क्रिमिनल जिंदा रहता है तब तक उसको जेल में रहना होता है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ऐसी सजा भी सेशन कोर्ट्स की ओर से हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज इन डिस्ट्रिक्ट देर आर स्मॉल कॉजेस कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट टू। छोटी छोटी दूसरी भी कोर्ट्स होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे आने वाली कुछ कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स भी कही जा सकती है। ठीक है, और स्मॉल कॉज कोर्ट भी कही जा सकती है। स्मॉल कॉज कोर्ट, कॉज यानी कि रीजन, छोटे कारणों की वजह से, छोटे छोटे, कई बार ऐसा भी होता है छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं और लोग केस कर देते हैं, तो ऐसे जो केसेस होते हैं जो ऑब्वियसली वो कोई बड़ी कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो लोकल कोर्ट्स में जाते हैं। मान लो कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि कलोल है या दहगाम है या तो चिलोड़ा है या तो ऐसे कोई छोटे छोटे जो टाउन होते हैं वहां पे वहां की लोकल कोर्ट्स होती है जहां पे ये छोटी छोटी मैटर्स जो है वो चलती रहती है। ठीक है,
सो ऐसी छोटी और फैमिली कोर्ट्स भी होती है. फॉर द केस परटेनिंग टू लैंड रेवेन्यू देयर इज अ रेवेन्यू कोर्ट. ओके, जो जमीन का जो लगान होता है, लैंड टैक्स, उसके रिलेटेड रेवेन्यू कोड भी होती है. एंड फॉर द डिस्प्यूट ऑफ द लेबरर्स देयर इज अ लेबर कोड अलॉन्ग विद अदर ट्राइब्यूनल्स. ओके, लेबरर कोड भी होती है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में हमारे देश में फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हैं. तो उनके अधिकारों का रक्षण करने के लिए लेबर कोर्ट्स भी अलग से स्थापित की गई है. हर एक राज्य में ये होती है. ठीक है, और दूसरे भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं. ठीक है, एज पर एग्जाम्पल ट्राइब्यूनल फॉर कंपेंसेटिंग व्हीकल एक्सीडेंट. ओके, जो फाइनेंशियल क्लेम्स होते हैं, वो क्लेम पाने के लिए जो केस किए जाते हैं वो जनरली ट्राइब्यूनल्स में होते हैं वो केस. तो मान लो कि कहीं पे दो व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया और ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस वगैरह निकलवाया है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जो लाइक एक प्रोसीजर है वो ये करनी पड़ती है कि केस करना पड़ता है. पुलिस में पहले केस होता है और पुलिस फिर कोर्ट तक ये केस को ले जाती है. फिर कोर्ट तय करती है कि यहाँ पे उनको फाइनेंशियल मुआवजा जो है वो कितना मिलेगा. ठीक है, तो व्हीकल एक्सीडेंट के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस एंड अदर राइट्स ऑफ द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स देयर इज अ गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्राइब्यूनल. और खास करके टीचिंग के प्रोफेशन में, यानी कि हमारे प्रोफेशन में, और जो प्रोफेसर्स होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनके राइट्स का रक्षण करने के लिए जो कोर्ट होती है वो है गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्राइब्यूनल, उसको कहा जाता है. ट्राइब्यूनल्स फॉर रिकवरिंग डेट्स. ओके, किसी ने मान लो कि कोई बड़ी रकम का लोन लिया है बैंक में से या तो कहीं से भी, और वो वापस भर नहीं रहा है, तो उसका रिकवरी प्राप्त करने के लिए जो केस किया जाता है तो वो भी ट्राइब्यूनल में जाता है. यानी ये भी एक फाइनेंशियल बात हो गई. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट. कंज्यूमर्स यानी ग्राहक होता है. हम सभी लोग कंज्यूमर कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि हर रोज हम बाजार में जाके, दुकानों में जाके कोई ना कोई खरीदारी करते हैं, और कई बार हमारे साथ चीटिंग होता है. दुकानदार है या तो फिर शोरूम है या तो फिर सुपर स्टोर है, कहीं से भी हमें कोई डिफेक्टिव चीज मिल जाती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक इलीगल चीज है. ठीक है, हमारे नैतिक अधिकारों के खिलाफ है ये चीज. तो इसका मुआवजा भी वापस पाने के लिए हम कोर्ट में डेफिनेटली जा सकते हैं. तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी अलग से कोर्ट होती है. मान लो कि आपने 30-40 हजार का कोई टीवी लिया, ठीक है, एलईडी टीवी या तो फिर स्मार्ट टीवी, प्लाज्मा टीवी, व्हाटएवर. और जितना भी क्लेम वहां पे किया गया है कि आपको 2 साल का वारंटी मिलेगा, ठीक है, या तो फिर अगर बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट है तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, ऐसे दावे किए गए हैं कंपनी के द्वारा. लेकिन जब घर पे आके हम चेक करते हैं तो टीवी जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है, या तो उसका कोई पार्ट खराब है, या तो वो फिर टूटा हुआ है, या तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, और फिर कंपनी उसको रिप्लेस करने से मना कर रही है. जो उन्होंने क्लेम किया था, जो हमें गारंटी उसने दिया था, ठीक है, उसके मुताबिक वो फिर वो नहीं कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली हम उसके लिए न्याय प्राप्त करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, और उसका पूरा नाम जो है आपको अंडरलाइन करना है ये कि कंज्यूमर्स राइट्स प्रोटेक्शन फोरम है, जहां पे हम अपने न्याय के लिए जा सकते हैं कि लाइक एज अ कंज्यूमर अगर हमारे साथ कहीं पे चीटिंग हुआ है तो. ओके, these tribunals function like a court and help the cases wherein the petitioner recover their losses and receive compensation. ये एक कोर्ट ही है जहां पे जनरली ऐसा मैटर जो होती है वो फाइनेंशियल मैटर होती है, और जो कंज्यूमर जिसके साथ चीटिंग हुआ है वो अपना कंपेंसेशन वापस प्राप्त कर सकता है. ठीक है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट. फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होती है, हर एक जिले में होती है ये एक्चुअली, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रन अ केस फास्ट. फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यानी कि नाम से ही ये चीज क्लियर है कि केस वहां पे फास्ट चलता है.
जनरली मैं आपको ये टॉपिक में आगे मैं सही चैप्टर में आगे मैं बता चुका हूँ कि ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं इंडिया में कि जो पेंडिंग पड़े हैं, सालों से पेंडिंग, सालों से चल रहे हैं, उसका डिसीजन नहीं आ रहा है कोई ना कोई वजह से। ठीक है, तो इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है जिसकी वजह से वी हैव फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, in different states. When we speak about fast track courts, then we are not only speaking about one particular state. We have the fast track courts in all the states of India. हर एक राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है ताकि कुछ केसेस हैं उसका डिसीजन जल्दी आ पाए, वर्कलोड जो है वो कम हो जाए। ठीक है, और अलग से ही एक कोर्ट है तो ऑब्वियसली दूसरी कोर्ट के ऊपर उसका जो केसेस का बर्डन जो है वो भी कम हो जाता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस तरह से केसेस को फास्ट निपटाने के लिए होती है। और उसके अलावा फॉर हियरिंग द केसेस ऑफ पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, देयर आर पोटा कोर्ट्स इन गुजरात में पोटा कोर्ट्स हैं, दूसरे स्टेट में भी होंगी। ऑल दीज कोर्ट्स हैव गैदर्ड इम्पोर्टेंस बाय डिसेंट्रलाइजिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली, फर्मली एंड लॉफुली। सभी कोर्ट को बहुत ही नियमों के अनुसार लॉफुल तरीके से काम करना होता है। ठीक है, दे कैन टेक देयर ओन इनिशिएटिव, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है, उस तरह से उनको काम करना होता है। प्लस उनको ये जिम्मेदारी भी होता है कि दे आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और द हाई कोर्ट्स। ओके, पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स एंड हैव बिकम अवेयर। अभी ये जो जुडिशरी सिस्टम है उसका भी बहुत रिसेंटली एक्सपांशन किया गया है। अब पहले इतनी सारी कोर्ट्स नहीं हुआ करती थी, बट रिसेंटली वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ कोर्ट्स एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर आर मोर नंबर ऑफ लॉयर्स वर्किंग इन दीज कोर्ट्स एंड मोर नंबर ऑफ जजेस वी हैव। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी हैव इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस कमिंग एवरी ईयर इन डिफरेंट कोर्ट्स। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम का भी ऐसे एक्सपांशन होता है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि केसेस की संख्या तो फिर भी बढ़ ही रही है। एंड ऑब्वियसली दैट वाज द रीजन व्हाई देयर वाज अ नेसेसिटी ऑफ एक्सपांडिंग द इंडियन जुडिशरी सिस्टम। लेकिन मेन पर्पस ये था एक्सपांशन करने का कि सभी सिटीजन्स को न्याय जो व्यवस्था है हमारी उसका फायदा मिल सके और सब में अवेयरनेस आए कि अगर हम उनके खिलाफ अगर कोई अन्याय होता है, उनका कोई राइट छीन लिया जाता है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। ऐसी समझ सबको आए, क्योंकि वो पहले समझ नहीं थी, तो ऐसी समझ सबको आए, इसलिए जुडिशरी सिस्टम को एक्सपांड किया गया है। ओके, सो इट इज गुड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत ये भी एक सामाजिक टाइप की व्यवस्था है जुडिशरी सिस्टम की ओर से। गुजरात स्टेट इज द फर्स्ट टू स्टार्ट लोक अदालत टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू पुअर, वीक एंड एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि गुजरात स्टेट जो है वो पहला राज्य है पूरे भारत में जिसने पुअर पीपल को, खास करके गरीब लोगों को सही समय पे और सही न्याय मिल पाए, उस हिसाब से लोक अदालत की स्थापना की थी। तो गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट एवर इन द होल कंट्री टू एस्टैब्लिश लोक अदालत। ओके, तो खास करके जो वीक लोग होते हैं, सामाजिक रूप से गरीब लोग होते हैं, उनको न्याय मिल सके, सही न्याय मिल सके, वो पर्पस से ये लोक अदालत शुरू की गई थी। Under this, the court provides free support and guidance through legal aid service center situated in Ahmedabad. Okay? अब इसके बदौलत जो कोर्ट्स होती है वो जनरली, क्योंकि गरीबों के लिए ये कोर्ट है इसलिए फ्री सर्विस देती है। हाँ, कोर्ट में काम करने वाले जो जजेस, लॉयर्स वगैरह हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी जरूर देती है, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर ये बेसिकली बर्डन है। लेकिन लीगल एड सर्विस सेंटर के जरिए गरीब लोगों को यहाँ पे सब कुछ फ्री सर्विस मिलता है, और लीगल एड सर्विस सेंटर जो है वो हमारा अहमदाबाद में है। ओके,
Lok adalats function voluntarily even on Sundays and holidays at the district and taluka headquarters as per the convenience of the petitioner. जो पिटिशनर यानी कि जो फरियादी है जिसने कंप्लेंट किया है, ठीक है, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि वो काम करते होते हैं, जनरली वो फैक्ट्री या इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, तो उनकी सहूलियत के को ध्यान में रखते हुए इवन हॉलीडेज या संडेज को भी लोक अदालत चलती है, यानी कि वहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होता है, वहाँ पे काम करने वाले जो है वो रोटेट होते रहते हैं, उनको छुट्टी जरूर मिलती है, बट दे वर्क ऑन रोटेशन बेसिस। बट अदरवाइज तालुका हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होते हैं लोक अदालत के, वो हमेशा चालू रहते हैं और उसमें बहुत सारे केसेस का वहाँ पे फैसला किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट से रिलेटेड कंपेंसेशन है, डिवोर्स, एलिमनी, जनरल डेथ, पर्सनल कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, ये सारे फैसले वहां पे लिए जाते हैं। लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ एडवोकेट्स, सोशल वर्कर, एजुकेशनलिस्ट, रेप्यूटेड सिटीजन्स, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, इंश्योरेंस ऑफिसर्स, जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स। लोक अदालत में सेवा देने वाले, वॉलंटरी वर्क करने वाले या तो फिर वहां पे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जजेस या तो लॉयर्स ही होते हैं, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, जाने माने समाज सेवक या रेप्यूटेड सिटीजन, कोई रिटायर्ड पॉलिटिशियन, वो भी वहां पे हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, या तो फिर उनके एक्स्ट्रा समय में थोड़ा सा समय निकाल के अपनी जॉब करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा सा समय निकालने के बाद यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। Here cases are settled amicably and such that both the parties are satisfied. यहाँ पे जनरली किसी को सजा देने वाली बात नहीं होती। एमिकेबली का मतलब होता है कि बातचीत से, हेल्दी कन्वर्सेशन से केसेस को जनरली निपटाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करवाया जाता है, दो पार्टी सपोज झगड़ रही है, या तो किसी कपल की डिवोर्स के ऊपर बात आ गई है, ठीक है, या तो जमीन का, मकान का, कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है और काफी टाइम से चल रहा है, तो ऐसे दो पार्टियों को इकट्ठा करके अदालत के द्वारा, लोक अदालत के द्वारा यहाँ पे उनको शांति से बिठाया जाता है और एमिकेबल मैनर में, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज के लेवल पे उनके बीच में एक एक ऐसा एक जजमेंट जो है वो बताया जाता है जो दोनों को मंजूर है, ओके। तो ऐसे देखा जाए तो ये एक सोशल सर्विस है। When we are talking about these lok adalats or courts, then it's not the matter of giving punishment. इनका काम पनिशमेंट देना नहीं होता है, ओके, कॉम्प्रोमाइज करवाने का ही उनका काम होता है, ताकि ये झगड़ने वाले लोग जो हैं, ठीक है, वो सब आगे की कोर्ट में ना जाए और जुडिशियरी सिस्टम में वो बर्डन ना पैदा करें, ठीक है। So here cases are settled amicably such that both the parties are satisfied. The cases fought in the lok adalats are neither won nor lost. यहाँ पे किसी की जीत या हार नहीं होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है उसमें जीत हार की बात नहीं होती है। लोक अदालत सेव टाइम एंड मनी, जो मैंने आपको आगे बताया कि दूसरी कोर्ट्स के ऊपर बर्डन हल्का करने का काम करती है। अदरवाइज अगर लोक अदालत ना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि डिस्प्यूट इतनी हद तक बढ़ जाते हैं कि लोग ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अगर वहां पे नहीं हुआ तो फिर हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी तक भी लोग जाते हैं, ठीक है। इतना डिस्प्यूट सभी लोगों के बीच में बढ़ जाता है। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव द लोक अदालत्स इन एवरीवेयर। मैनी पेंडिंग केसेस आर सॉल्व्ड। लोक अदालत के जरिए काफी पेंडिंग केसेस को सुलझाया गया है। ऑल द जजमेंट ऑफ लोक अदालत आर बैक्ड बाय द लॉ, ओके। लोक अदालत भी लॉफुली काम करती है, कायदे के अनुसार वो काम करती है और उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो है वो रिफर करना होता है, कायदे का पालन करना होता है और सामने वाली पार्टी को वो बताते हैं कि आपको भी इस तरह से कायदे का पालन करना है, वरना आगे जाके आपको परेशानी हो सकती है। So therefore,
द लोक अदालत से बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोक अदालत सब में बहुत ही पॉपुलर है आजकल, ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको कि एक बहुत अच्छा सोशल सर्विस है। एमिकेबल मैनर में सबके बीच में जो झगड़े लड़ाई वगैरह हुए हैं उसको सुलझाते हैं, तो सबके जो संबंध है, सबके रिलेशंस जो हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं कई बार ये लोक अदालत के जरिए। एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी काइंड ऑफ नोबल सोशल सर्विस, लोक अदालत। ओके, अब इस लेसन का आखिरी टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट नोट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जुडिशरी का जो है वो इंडिपेंडेंस। तो खैर आगे इस लेसन में आ चुका है कि जुडिशरी जनरली इंडिपेंडेंट होती है, हालांकि वो एक गवर्निंग बॉडी है, लेकिन गवर्नमेंट के दबाव में आकर उसको काम नहीं करना होता है। दे आर एंटायरली इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंस देना जरूरी इसलिए है कि अगर उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिला तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के दबाव में उनको काम करना पड़ेगा और फिर ठीक से वो न्याय नहीं कर पाएंगे। एंड देयरफॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी वेरी एसेंशियल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइक इंडिया। ठीक है, तो वो टॉपिक को अब हम पढ़ेंगे। The Indian Constitution has kept the judiciary independent, firm, and fearless from the legislature and the executive for the protection of the fundamental rights of the citizen, for the social, political, economical equality, and for providing justice. जब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तब से जो विधानसभा, विधान परिषद या तो हमारी जो पार्लियामेंट है, उससे जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि भारत के सभी नागरिकों के राइट्स का रक्षण हो सके और कहीं पे पार्शियलिटी ना हो। अदरवाइज तो अगर गवर्नमेंट के दबाव में अगर उनको काम करना हुआ, इन केस इफ दे हैव टू वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी। तो और फिर वो डेमोक्रेसी से मैच नहीं होता है। सो इन ऑर्डर टू मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज वेरी एसेंशियल दैट द judiciary is kept independent, and that has been mentioned in the constitution itself. So when it was enforced, okay, जब हमारा constitution enforce किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब से हम ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि जो न्याय व्यवस्था होगी वो गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट होगी, उनको गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करना है। The terms and conditions of the appointment of judges, the appointment process, pay scale, transfer, promotion, retirement, etc. is taken care of by the executive as per the constitutional provision. Executive यानी कि गवर्नमेंट। जो कोर्ट्स के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, उनका ट्रांसफर वगैरह होता है, उसके फैसले ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेती है, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद जज जो है वो अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है। जो एग्जीक्यूटिव फैसले लेती है वो अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर वगैरह उसके बारे में डेफिनेटली ले सकती है, बट अदरवाइज दे कैन नॉट गिव द डायरेक्शन टू द जज कि आपको इस तरह से काम करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, उनकी पोजीशन उनको अलाउ करती है कि एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो जाए उसके बाद उनको अपनी जिम्मेदारी के साथ कायदे के अनुसार उनको इंडिपेंडेंटली काम करना है। ठीक है, और हाँ, दूसरी बातें भी है कि लाइक अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अलावा पे स्केल तय करने का जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट का है, ट्रांसफर के फैसले भी गवर्नमेंट ले सकती है, प्रमोशन देना कि नहीं देना, फिर रिटायरमेंट के जो प्रोविजन है वो तय करना, वो भी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट जो है किसी जज के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती। The judges are appointed for a specific period of time. Okay, जजेस का नियुक्ति जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नियुक्ति होता है, जैसे कि हम इस चैप्टर में आगे देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज का एज लिमिट है 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट का 62 ईयर्स है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट रिमूव एनी ऑफ द जजेस ड्यू टू देयर विल और एनी पॉलिटिकल प्रेशर। एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी भी जज को लाइक पॉलिटिकल प्रेशर में आके दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर जज कोई
फॉल्ट में है तो उसको दूर करने की प्रोसेस जो है वो इम्पीचमेंट की है। अदरवाइज कोई इंडिविजुअली ऐसा फैसला लेकर उसको रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है। द पे स्केल, द टर्म ऑफ सर्विस, प्रमोशन, ट्रांसफर, बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन, पेंशन फंड ऑफ द जजेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर करना यानी कि चेंज करना। जो कायदे के अनुसार उनको जो पे स्केल है यानी कि सैलरी वगैरह वो उनको मिलना चाहिए। ट्रांसफर भी कायदे के अनुसार होना चाहिए। रिटायर हो गए जज, उसके बाद उनको जो पेंशन है वो भी बाकायदा उनको जो मिलता है वही मिलना चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द सर्विस ऑफ द जजेस एनी ऑफ देयर बिहेवियर और देयर जजमेंट्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिकली रिव्यूड इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। तो उनकी जो सर्विस का टर्म है, ठीक है, तो उसके दौरान उनके बिहेवियर या तो जजमेंट के बारे में कोई पार्लियामेंट में कभी डिस्कशन नहीं होता है। अगर ऐसा बिल लाया जाए कि वो जज जो है वो कसूरवार है, उसने कोई क्राइम या तो फिर अनलॉफुल एक्टिविटी की है, ठीक है, या तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का उन्होंने कोई काम किया है, तभी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, वरना नहीं होता है। द जजेस आफ्टर देयर रिटायरमेंट कैनॉट कैरी आउट देयर प्रैक्टिस इन एनी ऑफ द कोर्ट्स। रिटायरमेंट होने के बाद कोई जज जो है उसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो कोई कोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं। The purpose is to empower the judges to perform their duties fearlessly, honestly, self-reliantly, independently and firmly so that the judges can impart true, transparent and quick justice. कोई भी जज इम्पार्शियल तरीके से स्पीडी वे में अपना जजमेंट दे पाए, ठीक है, इसलिए उनको उनकी अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद उनको एक इंडिपेंडेंस दिया जाता है ताकि जजमेंट क्विक आए और इम्पार्शियल वे में आए और ट्रांसपेरेंट जजमेंट आए। ऐसा जजमेंट आए जिसमें सबको ऐसा लगे कि हाँ उन्होंने जो जजमेंट दिया वो बराबर है। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द जुडिशरी एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड यूनिफॉर्म प्लेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक प्लेस दिया है जुडिशरी को कि वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है। द केसेस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, the questions of public welfare and the important problems pertaining to public welfare can be written on a simple postcard or an ordinary letter to the Supreme Court. अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करते हुए उनका ध्यान किसी मैटर के ऊपर ध्यान आकर्षित करना है तो सिंपल पोस्टकार्ड के जरिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में उनको लेटर लिख सकते हो कि यहाँ पे सो एंड सो कुछ गलत हो रहा है, या तो ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली अपना ड्यूटी परफॉर्म करती है और इन केस इफ whatever is claimed in that postcard is true, then they would definitely give the direction to rectify that problem. Okay, इतना इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट के पास। In the past, the Supreme Court has created such matters as petitions and has given trend-setting judgment. Okay, एक कुछ ऐसे रिमार्केबल जजमेंट पास में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिसको हम ट्रेंड सेटिंग कह सकते हैं कि उस जजमेंट का सहारा लेकर फ्यूचर में आने वाले उसके जैसे केसेस जो होते हैं उसके बारे में भी उसी केस का, पास्ट के केस का जजमेंट को फॉलो करते हुए एक लाइक एज अ गाइडलाइन के तौर पे उस जजमेंट को लिया जाता है। दूसरी कोर्ट्स जो होती है उसको फॉलो करते हैं जजमेंट को, तो वैसे टाइप के जजमेंट को ट्रेंड सेटिंग जजमेंट कहा जाता है। ओके, दिस हैज प्रूव्ड द विजिलेंस ऑफ द जुडिशरी इन पब्लिक। इससे ये साबित होता है कि पब्लिक का विश्वास भी हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पब्लिक का विश्वास नहीं होगा, ऑब्वियसली कोई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर किसी के दबाव में आकर फैसले लेती है तो ऑब्वियसली वो विश्वास पब्लिक का न्यायपालिका के ऊपर नहीं रहता, और उसके बाद फिर न्यायपालिका के कोई मतलब भी नहीं रहता इन केस दे लूज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। ओके, at present there are about 3.5 crore pending cases in our judiciary। जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग है, इस लेसन के दौरान मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि करोड़ों है।
लाखों नहीं है। जब ये लिखा गया था तब 3.5 करोड़ केसेस पूरे भारत की सभी कोर्ट्स के मिलाकर पेंडिंग है। ओके, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है। कई देशों में तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, इतने केसेस हमारी कोर्ट्स में पेंडिंग है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना सारा वर्क का बर्डन है हमारी जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कोर्ट को इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट रखा गया है। Insufficient number of courts, judges and staff is the reason for the delay in justice. थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि पिछले कुछ सालों से कोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है। पहले कम थी, तो वो कमी था, इसकी वजह से इतने सारे केसेस बढ़ गए। इतनी ज्यादा कोर्ट्स नहीं थी, प्लस इतने सारे क्वालिफाइड लॉयर्स या जजेस हमारे पास नहीं थे, और धीरे धीरे करके केसेस हद से ज्यादा बढ़ गए। अभी हैं हमारे पास वो सब फैसिलिटी है, बट एक नंबर वहां तक पहुंच गया है कि इसको रिड्यूस करना, अचानक से रिड्यूस करना वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन द टास्क ऑफ रिफ्रेमिंग 1,500 ओल्ड एंड रिलेवेंट लॉज। ठीक है, इररिलेवेंट लॉज, यानी कि जो हमारी जो अभी जो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने एक टास्क हाथ में लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए 1,500 ओल्ड और इररिलेवेंट लॉज को वो रिफ्रेम करेगी, या तो उसको मॉडिफाई करेगी या तो उसको निकाल देगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत पड़ती है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओन वे इट्स यूनिक, वो तो है ही, वो उसी को हमें फॉलो करना है। लेकिन मॉडिफिकेशन जो है वो 1976 से अभी तक काफी सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। तो उसी के बदौलत कुछ लॉज ऐसे हैं, कुछ यानी कि यहाँ पे लिखा है 1500 लॉज ऐसे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है कि वो हमारे सिस्टम में आज के नजरिए से देखा जाए तो इरेलेवेंट है। ठीक है, तो उसको दूर करना या मॉडिफाई करना जरूरी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। So in this way, the lesson at last comes to an end. Okay, read this lesson for 2 or 3 times. It's very interesting lesson, and it's worth understanding also. Okay, समझने जैसा लेसन भी है हमारे लिए, जो आगे जाके हमें बहुत काम में आ सकता है, वैसा इंफॉर्मेशन है इसमें। So please read it 2 or 3 times at least before doing the exercise, and do your exercise in the FAIR notebook also. In your FAIR notebook, जिसमें आप रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हो, नवनीत है या तो फिर कैंप पब्लिकेशन या ओशन पब्लिकेशन। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है, यू कैन कन्वे योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, or else directly you can send me the message directly. Right? So that is it for now. Thank you very much for your time. Have a good day.